नसीन, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा तूफान जो है वो आ रहा है। सुप्रीम लीडर के ऑर्डर के ऊपर सबसे अहम तरीन ड्रिल्स का आगाज किया गया है। तेहरान के अंदर ये जंगी मशकें शुरू की गई हैं। सुप्रीम लीडर के ऑर्डर पर ये पहली जंगी मशकें हैं। जब एक तरफ ट्रंप जो है वो चाइना का दौरा करने जा रहे हैं, जब दूसरी तरफ ट्रंप ने कल ही नेशनल सिक्योरिटी जो टीम है उसका इजलास बुलाया, मीटिंग की, और खबरें ऐसी आई कि हमला जो है वो होने जा रहा है। फिर ट्रंप ने कहा कि जो ईरानी प्रपोजल है वो गार्बेज है और जो है वो सीज फायर बस खत्म होने वाला है। उसके बाद ये सारा ईरान का रिएक्शन सामने आ रहा है कि ईरान ने जंगी मशकें शुरू की हैं। और उसमें बड़ी अहम बात यह है कि ईरान ने अमेरिकी जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको गिराने की जंगी मशकें भी की हैं। यानी ये तो तभी इस्तेमाल होंगे जब अमेरिकी जमीनी फौज उतरेगी या कोई स्पेशल ऑपरेशन के लिए आएगी, तो ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जब इस्तेमाल होंगे। तो उनको गिराने की जो जंगी मशकें हैं वो भी ईरान ने की हैं और उसकी वीडियोस भी उन्होंने जारी की हैं। लेबनान जो है वो एक बहुत बड़ी बैटल देख रहा है और ये जो नाइंसाफी लेबनान में पनप रही है, इसका जो रिएक्शन है वो भी आप देखेंगे कि ये एक्सपैंड होगा टुवर्ड्स द रीजन एंड इसके जो असरात है वो दुनिया पर आएंगे। जैसे आपने देखा कि गजा में होने वाला वायलेंस वो आखिरकार रीजन में फैल गया और उसके असरात अब दुनिया देख रही है। लेबनान में भी कुछ ऐसा ही जो नाइंसाफी है वो हो रही है और हिजबुल्लाह एक फैसला कुन जंग वहां पर लड़ रही है। इजरायली फौज घुस चुकी है, उसका मकसद अब लेबनान को मुकम्मल कब्जे में लेना है और हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया है कि वो आखिरी सांस तक जब लड़ेंगे। अभी हिजबुल्लाह ने एक इजरायली फौजी को निशाना बनाया है विद FPV ड्रोन, जिसकी वीडियो जब इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल है। ये ड्रोन्स बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जाकर प्रिसाइजली फौजी को हिट कर रहे हैं। कंफर्म्ड कैजुअलिटी, फौजी मारा गया, इस तरह के कई वाकयात। और फिर थ्रू वीडियो उसकी कंफर्मेशन जब वो सामने आ गई, ठीक है ना, थ्रू वीडियो भी उसकी कंफर्मेशन जब वो सामने आ गई। तो इस तरह के ज्यादा वाकयात जब इजराइल बर्दाश्त नहीं कर सकता और मतलब एक एक फौजी है वो बड़ा मसला उनके लिए हो जाता है। और कंफर्म्ड और वीडियो सामने आ गई तो हिजबुल्लाह एक एक फौजी को निशाना बना रही है और वो भागते हुए जब उसमें देखे जा रहे हैं। और देखिए कि जो इजराइल का अंदरूनी क्राइसिस है वो अब ऐसा लगता है कि शायद एक्सप्लोड होने की तरफ जा रहा है। इजराइल के अंदर क्राइसिस है और उस क्राइसिस को वो मुसलसल दबाते आए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद वो एक्सप्लोड हो जाए। जो हरीदी पार्टी है जिसने 7 अक्टूबर के बाद 2 से 3 मरतबा जो है वो नेतन्याहू की गवर्नमेंट से निकलने की जो है वो कोशिश की और ऐलान किया, लेकिन वो बहरहाल नहीं निकली। और जून में वो ऑलमोस्ट निकलने जा रहे थे, लेकिन फिर नेतन्याहू ने उनको ब्रीफिंग दी कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, सो उसकी वजह से वो पीछे हट गए। 2-3 ऐसे मौके आए हैं। चूंकि नेतन्याहू की गवर्नमेंट तो 1-2 वोट के ऊपर खड़ी हुई है, अगर ये निकल जाए तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट जब गिर जाएगी और अर्ली इलेक्शन की तरफ जब मामला चला जाएगा। अब हरीदी का कुछ मिनट पहले ये उनकी स्टेटमेंट जारी हो गई है कि हम नेतन्याहू के कोalition से निकल रहे हैं, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने जा रहे हैं। अर्जेंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जा रहा है, उसमें पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जा रहा है और फिर इलेक्शन उसके बाद कॉल कर लिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यानी इजरायली पॉलिटिकल सिस्टम में ये बिल्कुल ये शेक कर गया। तो रिजीम चेंज ईरान में होना थी, रिजीम चेंज बरतानिया में होती हुई उसके वहां पर सूरत हाल पैदा हो रही है। रिजीम चेंज जो है वो अमेरिका में हो सकती है, रिजीम चेंज जो है वो हंगरी में हो चुकी है एंड रिजीम चेंज जो है वो इसराइल के अंदर हो सकती है। नेतन्याहू खुद जो है वो फारिग हो सकता है। अब हरीदी का मसला क्या है जिसको इन्होंने बार बार दबाने की कोशिश की है। देखें, जो हम इसराइल के अंदरूनी क्राइसिस की बात करते रहे हैं वो अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है, इसको वक्ती ये दबा देते हैं। अब मसला क्या है, जो ये गजा में जो कुछ इन्होंने किया, लेबनान में, ईरान में, तो इनकी फौज एग्जॉस्ट हो चुकी है। कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हैं, बहुत दसियों हजार इनकी कैजुअलिटीज हैं, रिजर्व्स भाग रहे हैं। तो अब फौज की शॉर्टेज है, फौज की शॉर्टेज है तो मजीद फौज चाहिए, आबादी इतनी ज्यादा है नहीं। ये जो हरीदी हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये फौज में नहीं जाते। बाकी तमाम इजरायली जो है वो उनका फौज में जाना लाजिम है, ये फौज में भर्ती नहीं होते। तो अब चूंकि उधर बर्डन पड़ा है कि फौज चाहिए, तो इधर डिमांड आ रही है कि इनको फौज में भर्ती किया जाए। इनका रिलीजियस मसला है कि हम फौज में नहीं जाएंगे और ना ही कोई और काम करेंगे, हम सिर्फ जो है वो रिलीजियस स्टडी करेंगे, इसके अलावा हम दुनिया में कोई और काम नहीं करेंगे। फौज में जाना तो ये दूर की बात है ना, हम रिलीजियस स्टडी के अलावा दुनिया का और कोई काम करेंगे ही नहीं। तो यानी ये तो इनके लिए वो चीज है कि इस पर इनको कन्विंस नहीं किया जा सकता, मनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत सदियों से यही करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो
ये ऑर्थोडॉक्स तबका है, इसको आप कुछ कह नहीं सकते। तो अब ये कह रहे हैं नेतन्याहू को कि एक ऐसा कानून पास करो कि हमें एग्जाम्शन दी जाए। नेतन्याहू ने इनसे बार बार प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा लॉ पास करवाऊंगा, लेकिन चूंकि जो बाकी पार्टीज हैं वो गजा में जेनोसाइड हो, वेस्ट बैंक की एथनिक क्लिनजिंग हो, लेबनान पर हमले हो, अग्रेशन हो, सीरिया की जमीन कब्जे में लेनी हो, ईरान पर हमला करना हो, उस पर वो सारे इकट्ठे हैं। लेकिन ये जो हरीदी वाला मसला है, इस पर वो इकट्ठे नहीं है, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर है ना, सेटलर्स का प्रेशर है कि भाई इनको भी लेकर आओ, हम सिर्फ क्यों फौज में जाएं, इनको भी लेकर आओ और ये भी टैक्स दें और सारे काम बाकी करें जो हम करते हैं। तो उस वजह से वो पार्टीज इस मसले के ऊपर मुतफिक नहीं है कि इनको किस चीज की एग्जाम्शन जब दी जाए। तो इस वजह से नेतन्याहू ने जो इनको प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं ये लॉ पास करवाऊंगा, वो नहीं हो सका। तो अब इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम तो जो है वो इससे निकलने जा रहे हैं। सो ये कुछ मिनट पहले की खबर है, देखते हैं कि अब ये आगे कैसे मामला जब आगे अनफोल्ड होते हैं। लेकिन इसने फिलहाल इजरायली पॉलिटिकल सिस्टम को हिला दिया और एनर्जी शॉक्स जो है वो दुनिया फेस कर रही है। एनर्जी शॉक्स जो है वो दुनिया फेस कर रही है। फाइनेंशियल टाइम की आज रिपोर्ट सामने आई है कि कैसे अमेरिकी कंज्यूमर्स के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहा है। अब मैं एक एक करके हेडलाइन जो है वो आपके साथ शेयर करता हूं। और ईरान ये बता रहा है मुकम्मल तौर पर IRGC तैयार है, बसीज बटालियंस तैयार हैं और कमांडो यूनिट्स तैयार हैं। बसीज फोर्सेस तो तब लड़ेंगी ना जब जमीनी फौज आएगी, तो अब बसीज फोर्सेस तैयार हैं, कमांडो यूनिट्स जो वो तैयार हैं। ये ग्राउंड फोर्सेस की बात हो रही है, मिसाइल्स की बात नहीं हो रही है। ईरान ये कह रहा है उन्होंने जंगी मशकें की हैं और उसके बाद वो कह रहे हैं वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि वो तैयार हैं। क्योंकि देखें ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अब जब जंग शुरू होगी तो उसमें ज्यादा रिस्क ये है कि वो सिर्फ एयर वॉर नहीं होगी, बल्कि वो जमीनी जंग होगी, जैसे इराक की थी, जैसे अफगानिस्तान की थी। ड्यूरिंग द ड्रिल एक प्री प्रिपेयर्ड सिनेरियो जो है और टैक्टिक्स और कलेक्टिव और इंडिविजुअल जो टेक्निक्स हैं वो इसमें उनकी जो है वो टेस्ट किया गया है कि दुश्मन को मुख्तलिफ ट्रेन के अंदर कैसे लड़ना है, पहाड़ों पर कैसे लड़ना है, जंगलात में कैसे लड़ना है, अर्बन एरियाज में कैसे लड़ना है। यह बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि सुप्रीम लीडर के ऑर्डर पर जंगी मशकें हुई हैं और जंगी मशकें किस मामले में हुई हैं, जमीनी जंग से मुताल्लिक हुई हैं। यानी ईरान के कमांडर ये बता रहे हैं कि इसमें एक प्री प्रिपेयर्ड सिनेरियो के तहत हमने जो वो मशकें की कि अगर बिलफर्ज अगर अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस उतर जाती हैं न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर तो क्या करना है, बिलफर्ज अगर वो साहिलों के ऊपर उतर जाते हैं तो क्या करना है, बिलफर्ज अगर वो बाकायदा फुल स्केल इन्वेजन कर देते हैं तो फिर हमने कैसे लड़ना है। प्री प्रिपेयर्ड मुख्तलिफ सिनेरियोज जो हैं उसके मुताबिक ये मशकें की गई। यानी इसमें ज्यादा जो झलक है वो जमीनी जंग की नजर आ रही है। एक्सरसाइजेस के जो तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने अचीव किए, अपनी कम्बैट कैपेबिलिटीज को मजबूत किया और अमेरिका और इजराइल की किसी भी इकदाम के खिलाफ मुकम्मल तौर पर हम तैयार हैं। और IRGC ने एंटी हेलीकॉप्टर ड्रिल्स भी की हैं। इसमें दिखाया गया है कि अमेरिका के जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको वीडियो में दिखाया गया है, मॉक एक्सरसाइजेस हैं। तो FPV ड्रोन्स, फर्स्ट पर्सन व्यू, वो जो इस वक्त हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा है, वो उसके साथ जाकर अमेरिकी जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको जाकर वो हिट कर रहे हैं। देखिए बात पता है क्या है, वियतनाम, इराक, ये सारी जंगें जो कि अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सका, वियतनाम में उसको सबसे बड़ी शिकस्त हुई है। लेकिन ये अमेरिका का जो सुपर पावर स्टेटस है ना उसको उन्होंने इतना डैमेज नहीं किया, बल्कि वियतनाम के बाद तो फिर आप देखें कि अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड का सरबराह जब वो बना है, इकलौता सुपर पावर दुनिया में बना है। वो जंगें जिसमें बहुत अमेरिका को शिकस्त हुई लेकिन फिर भी अमेरिकी सुपर पावर स्टेटस को वो डैमेज उस तरह से नहीं कर सकी। यहां पहली एक ऐसी जंग है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिसमें अमेरिकी सुपर पावर स्टेटस हिल गया है, बाकायदा डैमेज हुआ है, उसका दुनिया में इन्फ्लुएंस है वो डैमेज हुआ है, उसकी दुनिया में जो पावर प्रोजेक्शन है वो डैमेज हुई है। ठीक है, तो इसलिए अगर ट्रंप ये फैसला करने जा रहा है कि वो जमीनी फौज उतारेगा तो ये उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर जो वो साबित होगा और ये अमेरिकी एम्पायर की तारीख का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन ये उसकी साबित होगी। ईरान और ओमान के दरमियान आपस में टॉक्स हुई हैं और उसमें डिस्कस किया गया है आबनाए हुर्मस से जहाज़ों को गुजारने के हवाले से। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर ये कह रहा है कि हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो रिवील नहीं करेंगे क्योंकि डेंजर ये है कि डेंजर ऑफ द मिशन अंडरटेकन बाय प्रेसिडेंट ट्रंप।
यानी वो सिगा राज में रखना चाह रहा है कि कहता है कुछ करने जा रहे हैं लेकिन हम बताएंगे नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं। जो अमेरिकी एम्बेसडर टू इजराइल है माइक हकबी, इसने एडमिट कर लिया है और ये पहली ऑफिशियल कंफर्मेशन है इजराइल और अमेरिका से कि इजरायली फौज यूई में आई, इजराइल का आयरन डोम यूई में आया। ये पहली बार ऑफिशियल कंफर्मेशन है। इससे पहले रिपोर्ट्स थी, मीडिया रिपोर्ट्स थी। इजराइल सेंट आयरन डोम एंड ट्रूप्स टू यूएई, यूएस एनवॉय हॉकबी एडमिट्स। बहुत बड़ा वाकया है। देखें, इजरायली फौज यूई में आई है, वो इजरायली फौज जो इस वक्त एक्टिवली गजा में जेनोसाइड कर रही है, वो इजरायली फौज जो लेबनान के अंदर इस वक्त वॉर क्राइम्स कर रही है, हॉस्पिटल्स पर हमले कर रही है, एम्बुलेंसेस पर अटैक कर रही है, जर्नलिस्टों को वहां पर मार रही है और वहां पर ऐसे फास्फोरस बॉम्ब गिरा रही है, उनके एग्रीकल्चर लैंड तबाह कर रही है, उनके माल मवेशी तक को नहीं छोड़ रही। दुनिया के सबसे घिनौने तरीन क्राइम वहां पर वो कर रही है। उसकी फौज को इन्होंने अपनी टेरिटरी पर आने की इजाजत दी, उससे अपनी प्रोटेक्शन मांगी है। देखें, मैं इसलिए पहले कह रहा था कि इनकी जानिब से तीर कमान से निकल चुका है। दिस गल्फ कंट्री अब वापस उस पोजीशन पर कभी नहीं आएगा। यह बिल्कुल बहुत आगे चला गया है, खासकर मौजूदा लीडरशिप जो है वो बहुत आगे चली गई। हो सकता है नई लीडरशिप आए तो वो कोई नए फैसले करे, बट लगता नहीं है। तो ये मुल्क और इसकी लीडरशिप जो है वो बिल्कुल इजराइल के साथ आगे चली गई है, तीर कमान से निकल चुका है। अब ये वापसी इसमें नहीं हो सकती। जब बहुत ये आगे चलेंगे ना, बड़े नए नए इनके प्रोजेक्ट्स और वो सारा, फिर बलूचिस्तान से लेकर लिबिया तक ये तमाम इनके प्रोजेक्ट्स एक ही हैं, सेम प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं, चाहे वो सूडान में हो, चाहे वो सोमाली लैंड के अंदर हो, ये इनका एक ही प्रोजेक्ट। अब मुझे बताएं कि इजरायली फौज इनकी टेरिटरी पर आई और वैसे इजरायली फौज अगर इतनी ताकतवर है तो वो उसको आगे ही भेज देते जरा ईरान में उसको उतारते। और उधर ग्रीनलैंड में अमेरिका जो है, आज वहां से रिपोर्ट ये आई है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और सर्विलेंस बेसिस को एक्सपैंड कर रहा है। अब ये यूरोप के लिए उधर यूक्रेन की जंग और दूसरा फ्रंट अमेरिका उन पर खोले हुए है। ग्रीनलैंड का मसला वो खत्म नहीं हो रहा। और एक्स नेटो चीफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा है कि एक डेमोक्रेटिक ब्लॉक बनना चाहिए टू काउंटर ट्रंप पॉलिसीज, यानी यूरोप एक नया वेस्टर्न अलायंस बनाए जो कि अमेरिका से इंडिपेंडेंट अपने फैसले कर सके। ये आवाजें अब वहां पर ज्यादा तेज होती चली जा रही, ज्यादा मुनज़्ज़म होती चली जा रही है। एक्स नेटो चीफ, बड़ी शख्सियत। अच्छा, अब आप देखिए कि हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया है कि उन्होंने एक इजरायली फौजी को निशाना बनाया विद FPV और उसकी वीडियो जारी की, वो भाग रहा है, आखिरकार ड्रोन जाकर उसको ये ड्रोन आ रहा है, ये शेल्टर्स की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल दरवाजे पर जाकर एक्सप्लोड हो जाता है। ये इस तरह के कई वाकयात हैं। और इसका नाम था अलेक्जेंडर और 47 ईयर इसकी एज थी। और ये नॉर्दर्न इजराइल में जो ऑक्युपाइड एरिया है पैलेस्टीनियन, वहां पर ये जो है वो हिट हुआ है। एक एक वाकया बहुत महंगा पड़ने वाला है। और देखें आप इजराइल के अंदर जो क्राइसिस पैदा हो गया, एक एक वाकया, ये ज्यादा दिन इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, ये बात ज़हन में रखें, क्योंकि ये अफोर्डेबल है ही नहीं। ये इतनी इनके पास फौज नहीं है और फिर उनका डर, इजरायली आर्मी चीफ ने कहा कि हमारी फौज कोलैप्स हो जाएगी। तो ये जितना ऑरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जितना इंप्रेशन हम इतने ताकतवर हैं, हम वैसे हैं, हम वैसे हैं, ये फिर ऐसी चीजें एक साथ ही कोलैप्स होती है। सोवियत यूनियन हो गया था ना कोलैप्स, ओवर स्ट्रेच हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, तो ये भी ऐसे ही होंगे अगर इनकी हरकतें ना बदली। तो इनसाइड अ हाउस इजरायली फौज मौजूद थी, उसको गाइडेड मिसाइल्स के साथ जाकर निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि वी शैल नेवर लीव बैटलफील्ड, कभी हम जो है वो बैटलफील्ड मैदान जंग जब नहीं छोड़ेंगे। अब आप देखें कि फाइनेंशियल टाइम ने क्या रिपोर्ट छाप दी है। उसने बताया है कि ट्रंप इंतजामिया मजीद कितना दबाव में होगी, क्योंकि जो अमेरिकन हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। US कंज्यूमर्स ने $35 बिलियन एक्स्ट्रा पे किए हैं फ्यूल कॉस्ट की मद में, यानी जो चीज़ें महंगी हुई, जो ग्रॉसरी महंगी हुई, जो किराया महंगा हुआ, जो ट्रैवलिंग आपकी महंगी हुई, तमाम चीज़ें $35 बिलियन अमेरिकन ने एक्स्ट्रा पे किए हैं, उनके आम लोगों ने। और इधर आप देखिए कि जो उनका मुट्ठी भर इलीट तबका है, उसने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स ऐसे चुटकी में बनाए हैं। तो ये वो मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी प्यूटन भी बात करता है, जिनकी पोप ने भी अब बात शुरू कर दी है। यही वो मुट्ठी भर लोग हैं जो क्राइसिस से, जंगों से, इंतशार से पैसे बना रहे हैं। इतने $100 बिलियन, ट्रिलियन डॉलर की अब ये इनकी दौलत जब वो पहुंच चुकी है। ट्रिलियन डॉलर ये मेहनत से कमाया इन्होंने, ऐसे ही कमाया हुआ है। तो
हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, यानी सैकड़ों बिलियन डॉलर जा चुके हैं फ्यूल शॉक्स की मद में, इन्फ्लेशन की मद में, सप्लाई चेन डिसरप्शन की मद में, मिसाइल स्टॉक जो डिप्लीट हुआ। इकोनॉमिस्ट कॉल के ये जो 25 बिलियन डॉलर का ये इसने बताया पेंटागन, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और अमेरिकन आम लोगों ने 35 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा पे किए हैं इस जंग की वजह से। तो ये जंग जो है ना, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, जितना नुकसान हो रहा है दुनिया का हो रहा है और अमेरिका का हो रहा है, सबका हो रहा है। ये छोड़ दें 25 बिलियन डॉलर, ये इसकी कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, क्योंकि जो ग्रोथ होनी थी वो ग्रोथ रुकेगी, अमेरिका की भी रुकेगी, यूरोप की भी रुकेगी, एशिया की भी रुकेगी। जो इक्विपमेंट तबाह हुए, जो ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, वो तो अब गिनते चले जाएं तो ये $1 ट्रिलियन वॉर ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है ना। $220 बिलियन तो एशिया ने खो दिए हैं, और अमेरिका की जो मिलिट्री कॉस्ट है वो $100 बिलियन को जब वो टच कर रही है। आम अमेरिकन जो है वो उन्होंने $35 बिलियन उन्होंने पे कर दिए हैं। तो ये गिनते चले जाएं, और जो आगे खुशहाली आनी थी वो अब नहीं आएगी, उसको भी इस कॉस्ट में शामिल करें तो ये मिल मिला के ये $1 ट्रिलियन वॉर जब वो बनेगी। यानी जो नुकसान अफगानिस्तान में 20 साल में हुआ, ये ट्रंप ने 2 महीनों में करवाया। ये अफगानिस्तान और इन जंगों की वजह से, इराक की जंगों की वजह से वहां पर कोई इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी थी, इमीडिएट कोई इंपैक्ट नहीं आया था जो कि यहां से आ रहा है, और जून में सूरत हाल और ज्यादा बदतर हो चुकी होगी। इन्फ्लेशन जब तेजी के साथ बढ़ रही है, कंज्यूमर्स की जो परचेजिंग पावर है, ये अमेरिका के बारे में फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है, कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर जब वो कमजोर पड़ रही है, और स्ट्रक्चरल स्ट्रेन अक्रॉस द यूएस इकोनॉमी, यानी ये कोई एक तबके की बात नहीं है, ये कोई एक इलाके की बात नहीं है, स्ट्रक्चरल पेन जो है वो अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है। मिलिट्री स्पेंडिंग और मिसाइल डिप्लीशन जो वो इंटेंसिफाई कॉस्ट, उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए, जो पड़े थे वो चला दिए, अब नए बनाने हैं, उसके लिए अलग कॉस्ट जो वो चाहिए, वो तो उधर से निकलेगी ना, हेल्थ से, एजुकेशन से, बेबी केयर से, ये वो सारा जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है उस सब से निकलेगी ना, तो डिफेंस में पैसा जाएगा। ये कट होता है ना, उधर से कट करेंगे तो इधर डालेंगे, तो वो फिर उधर मजीद प्रेशर आएगा। तो जो इधर नुकसान किया है वो बनाना है ना, तो बनाने के लिए बाकी डिपार्टमेंट से पैसा निकालना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर से पैसा निकालना पड़ेगा। सो इन्फ्लेशन एंड बोरोइंग प्रेशर डिपेंस, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, और ये आप ये देखिए $200 बिलियन इन यूएस इकोनॉमिक आउटपुट फर्दर स्लोइंग ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, ग्रोथ भी कम होगी, और जो मॉर्टगेज रेट्स हैं वो रेट्स यानी रेशियो जो है वो कम होनी चाहिए थी, वो कम नहीं हुई बल्कि थोड़ी सी और बढ़ी है। जिन्होंने लोन लिया हुआ है घर के लिए, वो सारा उनके लिए अफोर्डेबिलिटी जो है, अमेरिकन फैमिलीज के लिए अफोर्डेबिलिटी जो वो शदीद मसला कर रही है, और जो डेट सर्विसेज कॉस्ट हैं वो बढ़ रही हैं। सो एक परफेक्ट स्टॉर्म है, परफेक्ट स्टॉर्म, तूफान है जो आ रहा है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जब बढ़ रही है, एक्सपेंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान, ठीक है ना। तो ये वहां की सूरत फाइनेंशियल टाइम ने ये रिपोर्ट दी है। अब आ जाइए जरा हरीदीज के मसले के ऊपर। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स फैक्शन सेड पुशिंग टू डिसॉल्व कनेसेट, पार्लियामेंट को वो डिसॉल्व करने जा रहे हैं। फिर इजरायली मीडिया ने लिखा कि इजराइल ऑन पाथ ऑफ सितंबर इलेक्शंस। अब ये अर्ली इलेक्शंस हो जाएंगे, वैसे ये इस साल के एंड पर होने थे, लेकिन चूंकि अब हम मई के अंदर हैं, अगर ये जो अगले हफ्ते की ये बात कर रहे हैं कि मंडे को ये सेशन बुलाएं और वहां पर पार्लियामेंट को जो डिसॉल्व करें, तो फिर सितंबर में जब इलेक्शंस हो जाएंगे। और हरीदी स्पिरिचुअल लीडर गिव्स ग्रीन लाइट उसने, इनके स्पिरिचुअल लीडर ने दे दी है हरीदी पार्टी को कि जाकर जब वो पार्लियामेंट डिसॉल्व करो और नेतन्याहू की गवर्नमेंट से निकल जाओ। लीडिंग रबई ऑर्डर्स हरीदी टू वर्क टू डिसॉल्व कनेसेट, और जो अपोजिशन लीडर है उसने इस ऐलान के बाद कहा है कि फौरी तौर पर पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए और इसको जब डिसॉल्व किया जाए। और ये इकदाम तब सामने आया कि जब नेतन्याहू ने हरीदी पार्टी को इन्फॉर्म किया कि जो उसने वादा किया था कि वो एग्जाम्पशन का बिल लेकर आएगा और पास करवाएगा, वो नहीं हो सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जो कंसेंसस है, मेजॉरिटी नहीं है, कंसेंसस नहीं है, इस वजह से वो बिल पास नहीं हो सकता। उसके फौरी बाद इन्होंने ये फैसला कर दिया। देखें अब इलेक्शन हो गए, हो सकता है नेतन्याहू फिर जीत जाए, बट मौजूदा इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि वो इसमें हार सकता है।
और इसके लिए वो ईरान जंग और ये इस तरह की चीज़ें करेगा, सारा कुछ वो करेगा। लेकिन ये इसराइल का अंदरूनी कोलैप्स है। हरीदी कभी फौज में नहीं जाएंगे और फौज की उनको शदीद ज़रूरत है, और अभी तो वो मजीद जंगें करना चाहते हैं। अभी तो गजा में ये दोबारा फुल स्केल एग्रेशन करना चाहते हैं, लेबनान में, ईरान में, शाम में, तो इनको फौज चाहिए और हरीदी कभी फौज में नहीं जाएंगे। तो ये मसला है जो इनको अंदर ही अंदर से बहरहाल जो वो डैमेज कर रहा है। अब आप देखिए, ब्राज़ील के एक्टिविस्ट जो समुद्र फ्लोटिला के ऊपर आए थे उनको इन्होंने डिपोर्ट किया है। उसने बताया कि कैसे टॉर्चर किया गया बाकायदा तौर पर, और उन्होंने कहा कि जिस सेल में वो था उसके साथ वाले सेल्स में पैलेस्टीनियंस थे, और उनकी जो बड़ी ही दर्दनाक हालत है उससे वो आगाह हुआ कि उनके साथ जो वहाँ पर क्या हो रहा है। ये उसने अपनी दास्तान जो बताई है। और चाइना ने कहा है कि अमेरिका ताइवान को असला सेल जब वेपन करे। सो ट्रंप के दौरे से पहले उन्होंने ये मैसेज दिया है, और ये चाइना अब मज़ीद सख्त स्टांस लेगा क्योंकि अमेरिका जब असला दे रहा है ताइवान को, और मैसिव वेपन डील्स है वो हो रही हैं। तो ये मामला भी अपने किसी हतमी अंजाम को पहुंच रहा है ताइवान वाला, क्योंकि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेपन डील्स हो रही हैं जो चाइना कबूल नहीं करेगा। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राय सुरगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।